तो हमने क्या क्या कैलकुलेट करना सीखा या क्या क्या ऐसे कौन कौन से अमाउंट है हम एक्सपेक्टेड रेंट ये निकालना सीखे, फिर एक्चुअल रेंट ये निकालना सीखे, फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये निकाल लेते हैं। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में अलग अलग सिचुएशंस हैं, है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद कुछ अलग अलग सिचुएशन है जिसमें हमको डिडक्शन मिल जाते हैं। तो वो कौन कौन सी डिडक्शन होते हैं, वो होते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट। ये दोनों चीजें जब हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एनुअल वैल्यू मिल जाती है। हमें क्या मिल जाती है, एनुअल वैल्यू मिल जाती है। अब इस एनुअल वैल्यू में हमको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कितने का, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ठीक है, यदि हमने अपना घर किराए पर दिया तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू हमको डिडक्शन के लिए मिल जाता है। इस डिडक्शन का क्या मतलब है, इस डिडक्शन का मतलब है कि आपने अपने किराए के घर के लिए जो भी खर्चे किए होंगे उन खर्चों के बदले आपको सीधा सीधा 30% का डिडक्शन मिल रहा है ना। आप बोलोगे कि सर मैं 10,000 रुपए रेंट कमाता हूँ, लेकिन उस बिल्डिंग के रेंट को कमाने के लिए मुझे रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह भी करना पड़ता है, इतना उतना ऊपर नीचे आगे पीछे करके आप 8-9 हज़ार का रिपेयर मेंटेनेंस का एक खर्चा बता दोगे इनकम टैक्स वो नहीं मानेगा। इनकम टैक्स क्या बोलेगा, मैं तुमको सीधा सीधा 30% का डिडक्शन देता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा 30% का डिडक्शन दे रहा है। इसके अलावा सिर्फ एक और चीज है जिसे आप एनुअल वैल्यू में माइनस कर सकते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब आपने अपने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग को परचेस करने के लिए, बिल्डिंग के रिपेयर मेंटेनेंस रिनोवेशन के लिए आपने लोन लेकर के रखा है और उस लोन का आप क्या पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, जो कि एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। फाइनेंशियल चार्ज इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इस एक्सपेंस को इनकम टैक्स अलाउ करता है। ठीक है, इस एक्सपेंस को इनकम टैक्स अलाउ करता है। और अलाउ करने का तरीका क्या है, ये इनकम टैक्स आपसे पूछता है कि आपने लोन कब लिया, उसका रीपेमेंट कब किया आपने, आपकी बिल्डिंग कंप्लीट कब हुई। तो इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है ताकि हम इस इंटरेस्ट नामक एक्सपेंस का क्या ले सके, डिडक्शन ले सके। ठीक है जी। अब इनकम टैक्स क्या होता है, आपको देखना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। आपको क्या देखना पड़ेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब आपने लोन लिया, ठीक है। लोन किस किस चीज के लिए ले सकते हो, लोन आप ले सकते हो परचेज करने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, रिपेयर रिनोवेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप लोन लो। परचेज करना हुआ तो जल्दी परचेज हो जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन रिपेयर रेनोवेशन इन सब में क्या लगता है, समय लगता है ना। कभी कभी 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, 3 साल लग जाते हैं। तो जब आपने लोन लिया, है ना, यहां पर मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोन अभी भी पटा रहे हो, लोन अभी भी आप पेमेंट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, यहां पर आप आकर आपने लोन का रीपेमेंट किया, ठीक है। और आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, यहां पर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको आज, ठीक है। अब देखिए इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है कि
आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लीजिए और इस पीरियड में जो भी आपने इंटरेस्ट कटाया होगा, जो भी आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया होगा, ये आपको अलाउ हो जाएगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ हो जाएगा। कहां से? फ्रॉम द ईयर ऑफ from the year of construction of building। ठीक, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने वाले ईयर से 5 सालों तक आपको 5 बराबर भागों में डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब आप एनुअल वैल्यू में से उस इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है, कहां से कहां तक का होता है? तो इसके लिए इनकम टैक्स ने बताया कि आप शुरुआत करो वहां से जिस दिन से आपने लोन लिया, तो आप यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक, और कब तक चले जाइए? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली डेट या रीपेमेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो। ठीक है, और यदि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का डेट अर्लियर है तो इस डेट को मत लीजिए, इसकी प्रीसीडिंग ईयर की लास्ट डेट, प्रीसीडिंग ईयर की लास्ट डेट मतलब इसके कंप्लीट होने वाले साल के पिछले साल की आखिरी दिन, मतलब 31 मार्च। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 2017-18 में, तो 16-17 का लास्ट डेट मतलब 31 मार्च 2017 की डेट को आप लीजिए यदि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की डेट रीपेमेंट डेट से पहले। यदि रीपेमेंट डेट पहले आ जाती है तो लोन टेकन से रीपेमेंट डेट तक का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा, उस पीरियड का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और उस इंटरेस्ट को 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप डिडक्शन के लिए ले सकते हो। आई बात समझ में? इतना ही है और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट में इतना ही है जितना अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसी के आधार पर हमने कल 2 क्वेश्चन बनाए। ठीक है, आज तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, आज तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। डेट ऑफ बोरोइंग, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, डेट ऑफ बोरोइंग। डेट ऑफ बोरोइंग क्वेश्चन में दिया है 1 जनवरी 2015। 2015 कितने का लोन लिया भाई? आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया था। कितने परसेंट इंटरेस्ट में? 12% इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा है भाई? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 30/6/2016 में। कब हो रहा है? 30/6/2016 में। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब लोन रीपेड अप टू 31/3/2019। ठीक है जी, यहाँ एक डेट है 31/3/2019 और आप किस फाइनेंशियल ईयर में खड़े हैं? आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 में खड़े हैं, मतलब 1/4/19 से 31/3/20। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस प्रीवियस ईयर 19-20 में, प्रीवियस 2019-20 में
ठीक है। अब यहाँ 31/3/2019 को आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि आपने 1/4 रीपे कर दिया और 1/10/2019 को 50,000 रीपे किया। ठीक है, 31/3 तक यहां तक आपने 1/4 रीपे। 1/4 मतलब 2 लाख रुपए का 1/4 कितना आएगा? 2 लाख रुपए का 1/4 आएगा 50,000। मतलब यहां से यहां तक आपने 50,000 पे कर दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में और बता रहा है कि 1/10/2019 को, मतलब यहां पर 1/10/2019 को आपने 50,000 का लोन और पे कर दिया। मतलब अब टोटल लोन रीपे करना कितना बाकी? 2 लाख रुपए आपने लिया था, 31/3/2019 तक 50,000 पे कर दिया आपने। 1/4/2019 से 1/10/2019 तक आपने 50,000 पे कर दिया। तो मतलब 1 लाख रुपए आपने पे कर दिया है, 1 लाख रुपए पे करना अभी बाकी। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन यहां तक है। ये क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। क्वेश्चन में कुछ समस्या, कुछ समझ में नहीं आया? सभी को आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। अच्छा, यस सर। हाँ, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे ये पूछ रहा है कि 2019-20 में इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा। ठीक, तो इनकम टैक्स, अभी मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स आपको इंटरेस्ट के लिए 2 इंटरेस्ट अलाउ करता है एनुअल वैल्यू में माइनस करने के लिए। 2 चीजें हमको देखनी है, एक तो करेंट ईयर का कितना इंटरेस्ट आता है, और दूसरा क्या पिछले सालों में जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था उसका इंटरेस्ट इस साल फॉल कर रहा है या नहीं। 5 सालों में बांटेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी इंटरेस्ट लगा होगा वो हमको आने वाले 5 सालों में बांटना पड़ेगा। तो क्या वो 1/5 इस साल भी आएगा? और क्या 2019 में इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा, क्योंकि 19-20 में आप 50,000 पे कर रहे हो, बाकी 1 लाख रुपए बचा हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1.5 लाख का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 लाख का इंटरेस्ट लगेगा। तो इस साल तो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे 19-20, साथ ही इस पीरियड का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट आएगा उसे भी 5 सालों में डिवाइड करके आपको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? सर जो लास्ट वाला ईयर है उसमें 1,50,000 पे करेंगे ना? देखो कितना पे करेंगे ये बात क्वेश्चन में बताया ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बताया? आपने कितना पे कर दिया है, कितना पे कर दिया है ये बताया है। आपने 2 लाख का लोन लिया था, 31 मार्च तक आपने 50,000 रुपए पे कर दिया। ठीक है, 31 मार्च तक 50,000 का पेमेंट कर दिया। तो मतलब 1/4/2019 को जस्ट अगले दिन आपके पास लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 1.5 लाख है। यस तो सर। आपने 50,000 पे कर दिए। 1/4/19 में आपके पास लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, आप किस साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो? 19-20 के लिए। तो 1/4/2019 से 31/9, 1/4/2019 से 30/9, ये 1/10/2019 का 50,000 पे करो, 30/9/2019 तक आपका कितना लोन आउटस्टैंडिंग था? 1/4 से 30/9 कितना लोन आउटस्टैंडिंग था? 1,50,000, है ना? 1,50,000 आउटस्टैंडिंग था। तो आप 1/4 से 30/9 तक कितने रुपए पर इंटरेस्ट दोगे? 1.5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, अब 30/9 के अगले दिन 1/10 को आपने 50,000 रुपए वापस कर दिया, तो बचा कितना?
कितना इंटरेस्ट 1 लाख कितना लोन बचा, 1 लाख का लोन बच गया। तो 1/10 से लेकर के 31/3/2020 तक 1 लाख रुपए का लोन बचा है। तो आप इस 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। आई बात समझ में? यस सर। चलिए पहले इसे ही निकाल लेते हैं। 1.5 लाख का कितना परसेंट भाई? 12%। कितने महीने के लिए? 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने के लिए। 1 लाख का 12%, 1 लाख रुपए का 12% कितने महीने के लिए भाई? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने के लिए। 9 महीना होगा सॉरी 6 महीने। ठीक है, 1.5 लाख का 12% 6 महीने के लिए, 1 लाख का 12% 6 महीने के लिए। निकालिए कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 6,000 रुपए। ये आपका आ जाएगा 6,000। और ये कितना आएगा भाई? कैलकुलेट करिए। 9,000। 1.5 लाख का 12% डिवाइड बाई 2, 9,000 रुपए। ये आपका 9,000 रुपए। तो 9,000 प्लस 6,000 टोटल कितना हो जाता है? इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 19-20, 9 से 15,000 रुपए। ठीक है, सर दिखाई थोड़ा दे रहा है? कैमरा उधर कीजिए ना। अभी क्लियर दिखाई दिया? यस सर। तो ये 15,000 रुपए समझ में आ गया कैसे आया? यहाँ से यहाँ तक 1.5 लाख रुपए था, 50,000 हमने पे कर दिया तो 1 लाख रुपए बचा। तो इस 1.5 लाख का 12% 6 महीने के लिए 9,000, बाकी 1 लाख का 12% 6 महीने के लिए 6,000, 15,000 ये आ गया। आ गई बात समझ में? आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। अब हमको क्या देखना है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, ये तो सिंपल था, हमको समझ में आ गया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है। पहले ये निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या है? हमको देखना है कि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, और जिस साल से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसी साल से हम 5 इंस्टॉलमेंट में उस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को बांट देंगे। इतना ही काम करना है। आई बात समझ में? चलिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू कहां से होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में शुरू होगा डेट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, डेट ऑफ बोरोइंग से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होगा। मतलब यहां से 1/1/2015 से शुरू होगा। खत्म कहां पर होगा ये बताओ? क्या 30/6/2016 में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा? क्योंकि नो लोन सर। रीपेड तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है ना? लोन रीपेड तो पूरा हुआ ही नहीं है, तो बीच एवर ईयर में कौन सा आएगा? कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट वाला ईयर पहले आएगा। अब ये साल कौन सा है? 30/6/2016 मतलब 2016-17। तो क्या मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1/1/2015 से 30/6/2016 लूं, या 15/16 में 31/3/16 लूं? बताइए कौन सा डेट है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 31 मार्च।
31st March 2016 तक इनकम टैक्स एक्ट बोला है कि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसकी प्रीसीडिंग ईयर की लास्ट डेट को आपको लेना है। तो आप ये नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे 1/1/15 से 31/3/16 तक। अब बताइए ये 14/15 और 15/16 तो कितने महीने होते हैं? 14/15 का कितना महीना हो गया भाई? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना, ठीक है। और फिर 15/16 में कितने महीने हो गए? 12 महीने। आई बात समझ? 1 जनवरी 2015 से 31/3/2016 तक कितने महीने होते हैं? 15 महीने होते हैं। तो आप इस 2 लाख के ऊपर जो 12% इंटरेस्ट है कितने महीने का कैलकुलेट करोगे? 15 महीने का कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट कीजिए, 2 लाख रुपए आपने उधार लिया था, आप 12% का इंटरेस्ट पे करेंगे। 1 महीने का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12 और 15 महीने के लिए आप 15 महीने को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30,000 कितना आएगा? 30,000 30,000 30,000, ठीक है। ये आ गया आपका 30,000। 30,000 रुपए क्या निकाला आपने? इंटरेस्ट पेड ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है। इनकम टैक्स इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट को आपको अलाउ करता है कितने सालों में? एक ही बार में अलाउ कर देता है क्या? नहीं, 5 सालों में अलाउ करता है। ये क्या करता है? अलाउ फॉर डिडक्शन इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल से 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आई बात समझ में? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का ईयर कौन सा है भाई? बताइए। 2016-17, 2016-17 में। तो ये जो 30,000 का डिडक्शन है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 30,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? हर साल आपको कितना कितना डिडक्शन मिलेगा? 6,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। किस ईयर से मिलेगा? 2016-17 से। 2016-17 से क्यों? क्योंकि 2016-17 में आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, इन 5 सालों में आपको कितना कितना डिडक्शन मिलेगा? 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 और 6,000। ठीक है। आप इस क्वेश्चन में किस ईयर के लिए सॉल्व कर रहे हो? 2019-20 प्रीवियस ईयर के लिए। तो देखिए 2019-20 में आपने इसका जो इंटरेस्ट पे किया उसका डिडक्शन तो आपको मिलेगा ही, साथ में
इंटरेस्ट जो आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में पे किया है ये 30,000 19-20 में ही इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना 6,000। टोटल आपको प्रीवियस ईयर 19-20 में कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा? 15,000 करेंट ईयर का और 6,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। 15 6 21,000। आई बात समझ में? आई या नहीं आई? यस सर। अब आ गया समझ में? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो। आ गया समझ में? सर लास्ट वाला स्टेप बताइए ना। लास्ट वाला स्टेप सर जो डिवाइड बाय हम लोग 5 इंस्टॉलमेंट का किए ना, तो उसके बाद इधर 6,000। देखो, सिंपल सी बात है। इनकम टैक्स क्या बोलता है पहले उसको समझो। इनकम टैक्स बोलता है कि ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने 30,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है, इस इंटरेस्ट को जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके उसी साल से 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ कर देगा डिडक्शन के लिए। ठीक है? तो आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट कितना पे किया? 30,000 रुपए पे किया। अब ये 30,000 5 इंस्टॉलमेंट में मतलब 6,000 रुपए करके आपको 5 सालों में डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा। किस साल से शुरू करोगे? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 2016-17 से। तो यहाँ लिख लो 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। हर साल आपको कितना कितना डिडक्शन मिलेगा? 6,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। आप इस पूरे क्वेश्चन को किस प्रीवियस ईयर के लिए सॉल्व कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर 19-20 में डिडक्शन मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। कितना रुपए? 6,000 रुपए ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मिल रहा है। और आपने 19-20 में क्या इंटरेस्ट का पेमेंट किया है? हाँ इंटरेस्ट का पेमेंट आपने किया है क्योंकि लोन अभी भी रिपे करना बाकी है। तो ये 19-20 में आपने 15,000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट किया। और ये 6,000 रुपए कब किया था आपने? यहाँ पर किया था। 1/1/2015 से 31/3/2016 के बीच आपने टोटल 30,000 का पेमेंट किया था। उसमें से 6,000 रुपए का डिडक्शन 19-20 में मिल रहा है। तो टोटल डिडक्शन 19-20 में कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए इस साल का, 6,000 रुपए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। आई बात समझ में? यस सर। और किसी को कोई शंका भाई? देखो भाई, इससे इजी तरीके में और कोई नहीं समझा सकता। ठीक है? यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर ब्रह्मा भी आ जाए इस क्वेश्चन को नहीं समझा सकते। ठीक है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इस तरह से क्वेश्चंस आपको समझना है और बनाना है। सर अगर लोन रीपे पहले कर दिया होगा तब नहीं निकालेंगे ना प्री कंस्ट्रक्शन? तब भी निकालेंगे। मान लो जैसे यहाँ पर लोन अभी पे हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मान लो आपने इसी डेट में, इस डेट से पहले मतलब 30/6/2016 से ही पहले यहाँ पर कहीं लोन का रिपेमेंट कर दिया होता है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पर लोन का रिपेमेंट कर दिया होता तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता? 1/1/2015 से लेकर के यहाँ तक। ठीक है? और इस पीरियड का आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट फिर से कैलकुलेट करना पड़ता और उस इंटरेस्ट को फिर से इस तरह से डिवाइड करना पड़ता। इससे पहले के दो क्वेश्चन में वैसा ही था। दो में से एक क्वेश्चन क्या था? आपने लोन पहले ही पे कर दिया था। यस सर। ठीक है? तो
ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने का तरीका क्या है? कंस्ट्रक्शन या लोन रीपेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। प्री कंस्ट्रक्शन तो निकलेगा ही, चाहे आप लोन पहले कर लो चाहे आप कंस्ट्रक्शन पहले कर लो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो निकलेगा ही, ठीक है। और उस पीरियड में आपको आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा वो आपको डिडक्शन के लिए अलाउ कर देगा, ठीक है। आई बात समझ? यस सर। यस आगे सर। बढ़े। बोर्ड तो अच्छा दिख रहा है, मस्त कलरफुल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है बुक में। मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए ये चार्ट है शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। टैक्सेबल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे किसी भी लेट आउट प्रॉपर्टी का, वो घर जो आपने किराए पर दिया है उस घर का इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल इनकम किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। ये चार्ट आपको इस तरह से बनाना है। देखिए सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको ऑलरेडी अभी तक जितने भी क्लास हुई है हर क्लास में शुरुआत में यही बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड रेंट आपको कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है? दो चीजें रहती है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है या नहीं दिया है ना, उससे एक्सपेक्टेड रेंट आता है। फिर उस एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हो तब जाकर के ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में दो चीजों का डिडक्शन आपको मिल जाता है, एक तो म्यूनिसिपल टैक्स जो ओनर ने पे किया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और दूसरा अनरियलाइज्ड रेंट। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? एनुअल वैल्यू निकलेगी। इस एनुअल वैल्यू में आप 30% का डिडक्शन दे देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे आपने कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस या अलग तरीके का कोई भी खर्चा किया हो या न किया हो, ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरा डिडक्शन आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट भी दो तरह का हो सकता है, एक तो करेंट प्रीवियस ईयर में आपने जो इंटरेस्ट पे किया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 15,000 का था वो, और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो यहाँ पर 6,000 हमने निकाला, उस तरह का कोई इंटरेस्ट है तो वो चीज भी आपको अलाउ हो जाएगी। अब इन दोनों चीजों को आप माइनस कर देंगे एनुअल वैल्यू में से, है ना, तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी। और इसे आप एम्प्लॉय की या सॉरी उस एसएससी की टोटल इनकम में इसे जोड़ेंगे, ठीक है, फिर जाकर के टैक्स कैलकुलेट होगा। आई बात समझ में? आई या नहीं आई? जी सर। हाँ जी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए, क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 9, पढ़ लेते हैं। श्री शारदा प्रसाद has a house property let out for residential purpose. The following are the detail of house property let out. श्री शारदा प्रसाद जी के पास हाउस प्रॉपर्टी है, उन्होंने क्या किया है? अपनी हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा दिया है ना। इसकी डिटेल हमको दी हुई, क्या क्या दिया हुआ है? म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू 8,500 पर मंथ दिया है, एक्चुअल रेंट 9,000 रुपए इनको रिसीव हुआ है, रेंट पेबल अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट मतलब स्टैंडर्ड रेंट आपको दिया हुआ है 8,500 पर मंथ। इन तीनों चीजों को आप कंपेयर करेंगे तब आपका क्या निकलेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगी, ठीक है। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से फिर आप क्या देखेंगे? कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस पे हुआ है क्या? हाँ, इन्होंने 15% म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, ठीक है।
और उसमें 2% वैल्यूएशन एज एजुकेशन सेस भी है, 2% का उसमें एजुकेशन सेस भी लगा है। तो टोटल अमाउंट आप क्या कर देंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एनुअल वैल्यू आ जाएगा। उस एनुअल वैल्यू में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, और यदि कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो वो भी डिडक्शन दे देंगे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा निकल गया। कैसे निकला, देखिए भाई, म्यूनिसिपल और स्टैंडर्ड विच एवर इज हायर, सॉरी विच एवर इज लोअर, दोनों की अमाउंट सेम है, तो 8500, और फिर 8500 को आप 9 से कंपेयर करेंगे, 9000 से, तो 9000 हायर है, तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा, 9000 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने के हिसाब से 12 निया 108, तो 1,08,000 रुपये का आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर दीजिए। कैसे, 8500 का म्यूनिसिपल वैल्यू, 8500 का म्यूनिसिपल वैल्यू, उसका 15% आपका आ गया, 8500 का 15% 1275 रुपये, और उसमें प्लस कर दीजिए 2% का एजुकेशन से, तो 1300 रुपये 50 पैसे, और पूरे 12 महीने का आपका हो जाएगा 15,606 रुपये। अरे ये क्या गड़बड़ कर दी। अच्छा, ये ऐसे निकाल रहा है भाई, ये गड़बड़ तरीके से निकाल रहा है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एज लोकल टैक्स। देखिए भाई, जनरली जो सेस होता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, तो ये 15% के ऊपर 2% लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से निकाला है, 8500 का 15%, फिर 8500 का 2%, इस तरह से निकाला है, 17,340। ठीक है, तो ये आपका एनुअल वैल्यू आया, जबकि निकलना कैसे चाहिए था, 8500 के ऊपर 15%, और जो 15% आया उसके ऊपर 2% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। ठीक है, तो गड़बड़ निकाला। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी सितंबर 2014 में शुरू हुआ और कंप्लीट हुआ फरवरी 2015 में। और कहाँ गायब हो गया भाई, हाँ, और ही हैड बोरोड लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, he has paid 2 lakh as interest up to 31/3/2016 and 50,000 as interest during the previous year। तो प्रीवियस ईयर का 50,000 तो इसको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, एनुअल वैल्यू का तो 90,660 का 30% भी आप निकाल लोगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू कहाँ से होगा, आपने लोन लिया है वहां से कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने, या लोन रीपेड विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर लोन रीपेड तो पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सितंबर से लेकर के फरवरी 2017 तक इसने क्या किया है, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। 31/3/2016 तक। ठीक है, तो यही 2 लाख रुपए आपको 1/5 अलाउ हो जाएगा। यही 2 लाख रुपए कितना अलाउ हो जाएगा, 1/5 अलाउ हो जाएगा। अब 1/5 कितना आता है 2 लाख रुपए का, 40,000। कब से अलाउ होगा, हाँ, जहाँ बताया हेड एडमिन में जाना है, हाँ, मैंने स्टूडेंट में ईयर वाइज गेट फ्रेशर में दिखेगा, लेटरल का हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर लेटरल में पुराने बच्चे भी दिखेंगे, नए बच्चे भी दिखेंगे। तो बीकॉम का सबमिट भी करना है ग्रेड फ्रेशर में, हाँ, गेट फ्रेशर, और फॉर्म सोल्ड तो एडमिशन एडमिन से दिखेगा। जिसमें 500 दिखेंगे वो वाला फॉर्म सोल्ड है, नहीं, कंफर्म वाले में जाइएगा, 500 वाला दिखेगा, लाइन से पूरा आ जाएगा। जो भी फॉर्म कौन सा रहता है, ठीक है, तो 2 लाख रुपए
पीरियड में पे किया गया इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उस 2 लाख का 1/5 कितना हो जाएगा 40,000, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 2017 में कंप्लीट हुआ है, आप 2019-20 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो 40,000 19-20 में भी आएगा, ठीक है। तो ये 40,000 यहाँ पर आ गया। इन तीनों वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए एनुअल वैल्यू से, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आएगा 26,538 रुपए, ठीक है। ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में, मतलब ये हो गया आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 26,538 रुपए, ठीक। क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 2,000 रुपए का पे किया है, तो ये इस तरह के फायर इंश्योरेंस, कमीशन, ब्रोकरेज, अमका ढिमका जो भी खर्चे हैं उन सबको इनकम टैक्स डिसअलाउ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का दे रहा है, ठीक है। तो क्योंकि 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बाकी सारे खर्चे वो डिसअलाउ कर देता है। सैलरी में भी हमने देखा था कि आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना। उसी तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू पर आपको 30% का डिडक्शन मिलता है एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नहीं बनता है, डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए, आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिए और मेरी खुद की क्लास होगी, उस समय भी आप ज्वाइन कीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।